हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये एक और तरीका है इंटरफेरेंस के पैटर्न को स्टडी करने का। माइकलसन ने यहाँ इंटरफेरेंस को स्टडी किया था और उसने अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम जो है यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस निकालेंगे। फ्रिंज की शेप्स क्या क्या होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके पास में इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसका भाई जो प्रिंसिपल है, बेसिक चीज़ ये होती है इसकी कि इसने क्या किया। प्रिंसिपल इसका ये है कि जब किसी सोर्स से लाइट चलता है तो इसके एम्पलीट्यूड का, इस लाइट के एम्पलीट्यूड का यहाँ पर जो है विभाजन हो जाता है। एम्पलीट्यूड इसका दो भागों में टूट जाता है। एक रे रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी रे यहाँ पर क्या होती है, ये ट्रांसमिटेड होती है। इन दोनों रेज को यहाँ दो मिरर लगा रखे हैं, M1 और M2। तो इन मिरर से क्या किया जाता है, इसको पुनः रिफ्लेक्ट कराया जाता है और रिफ्लेक्ट करा के इस पॉइंट पर सुपर इम्पोज कराया जाता है और ये सुपर इम्पोज होकर के यहाँ आगे की तरफ बढ़ती है। और यहाँ हमें इस जो टेलीस्कोप में ये जो हमारे पास नेत्रिका हमने लगा रखी है, आईपीस लगा रखा है, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है, इसका जो है इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या इसके किस प्रकार से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें एस एक सोर्स होता है जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है। आगे एल एक लेंस होता है। इस लेंस की हेल्प से इसको पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया जाता है इन रेज को। ये रेज आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके जो है ये प्लेट पी पर ऑपरेट होती है। प्लेट पी पर जैसे ही रे ऑपरेट होती है तो इसका एक पोर्शन यहाँ से क्या होता है कि ये रे अंदर की तरफ इंटर होती है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो अपने टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड हो जाती है और ये कुछ इस तरह से आती है। यहाँ से इसका एक पोर्शन क्या होता है, यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड का डाइवर्जन होता है, एम्पलीट्यूड का विभाजन होता है। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक रे जो होती है ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ से निकल करके इस M1 मिरर पर जा करके ऑपरेट होती है। दूसरी रे जो होती है ये दूसरी रे आगे की तरफ बढ़ती है और ये इस M2 मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती है 0 डिग्री के एंगल पर, वापस इसी डायरेक्शन में आती है और यहाँ पर आकर के ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी और इस तरह से यहाँ पर इम्पोज होती है और यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। M1 और M2 टू मिरर्स होते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पर लगे हुए होते हैं। इसके पीछे जो है स्क्रू यहाँ पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको जो है पूरी तरह से प्लेन कर सकते हैं, इसको अपन घुमा सकते हैं इसकी एक्सिस के जो है अकॉर्डिंग। ऐसे इसको अपन आगे पीछे इन पेंच की सहायता से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के रखे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या वर्किंग होती है, वर्किंग में यही होता है जो आपको बता दिया मैंने कि यहाँ से लाइट चलता है, लाइट चल के इसका आयाम विभाजन होता है। एक रे इसकी रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी रे इसकी ट्रांसमिट होती है और दोनों रेज M1 और M2 से रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस टेलीस्कोप में, इस आईपीस में अपना इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करती है। तो ये तो हो गया इसका पूरा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब इसको फ्रेनेल ने यहाँ पर स्टडी किया और फ्रेनेल ने यहाँ पर इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और है आपकी, यहाँ मैंने एक प्लेट और जोड़ रखी है। ये प्लेट यहाँ पर आपकी सी है। तो इस सी प्लेट का यहाँ पर क्या वर्क है, इस सी प्लेट को अपन बोलते हैं कंपेंसेटिंग प्लेट। ये कंपेंसेटिंग प्लेट आपकी यहाँ पर कहलाती है सी क्या है, कंपेंसेटिंग प्लेट है यहाँ पर आपकी, ठीक है। और इस सी प्लेट का काम, इसको अपन बोलते हैं प्रतिकारी प्लेट भी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको प्रतिकारी प्लेट कहा जाता है। कंपेंसेटिंग प्लेट यहाँ पर हमने लगा रखी है। ये क्या क्या यूज है इसका, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ ध्यान से दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये रे जो आती है ये इस मीडियम में चल के यहाँ जाती है और ये ऊपर की तरफ जाती है और वापस से ये रे वापस आती है और इसी मीडियम में इंटर होती है। इसका मतलब ये रे यहाँ से चलने, ऊपर की ओर चलने वाली जो रे है आपकी, अपर डायरेक्शन में चलने वाली रे है ना। तो ये अपर डायरेक्शन में चलने वाली जो रे है ना आपकी, इसको नाम दे देता हूं, बोले O से A की ओर चलने वाली रे और इसी O से इस B की ओर चलने वाली रे, इन दोनों के बीच में या OM1 और OM2, इन दोनों रेस के बीच पाथ डिफरेंस सेम नहीं रह सकता या पाथ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह सकता। इन दोनों का ऑप्टिकल पाथ अलग अलग हो जाता है क्योंकि ये रे तो सिर्फ आपका यहाँ से निकली और यहाँ से होकर के ये इधर चली गई, ये आपकी ट्रांसमिटेड रे है, ये जाएगी और वापस लौट के आ जाएगी तुरंत ही। ये तो
लेकिन इसका ऑप्टिकल पाथ कुछ ज्यादा होगा इसके पाथ से, क्योंकि ये रे यहां से निकलेगी, ऊपर जाएगी, लौट के आएगी, वापस इसमें इंटर होगी, तभी तो यहां आएगी। तो इसके ऑप्टिकल पाथ इस OA या OM1 और OM2 के ऑप्टिकल पाथ एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो उनके ऑप्टिकल पाथ को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर एक कंपेंसेटिंग प्लेट यहाँ पर जोड़ रखी है। ये कंपेंसेटिंग प्लेट क्या करती है भाई, आपका लाइट आता है तो इसमें से होकर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट बैक होकर निकल जाता है, और ये यहाँ जाके ऑपरेट होता है, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आता है, फिर से इसमें इंटर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 टाइम्स ये रे इस मीडियम में इंटर होती है, तो 2 टाइम्स ये रे भी इस मीडियम में इंटर होती है। ये दोनों प्लेटें जो होती है ये जो है 45 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है, ऐसे इस हॉरिजॉन्टल के एक्सिस में 45 डिग्री के एंगल से ये दोनों प्लेट्स क्या होती है, झुकी हुई होती है। ये प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इक्वल होता है, ये प्लेट इसके पैरेलल होती है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री के एंगल से बेंट है ना, हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्ट में, और इसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है। इसकी जो विड्थ है वो ही विड्थ इसकी है, मतलब बिल्कुल सेम डिटो इस P के जैसी ये C प्लेट होती है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है। और यहाँ पर इसका वर्क ये होता है कि ये इसके पाथ में भी क्या है, उतना ही ऑप्टिकल पाथ जनरेट कर देती है, जिससे दोनों रे फिर यहाँ आती है और रे आकर के यहाँ पर अपना इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करती है। तो ये इस कंपेंसेटिंग प्लेट का वर्क होता है। तो ये कंपेंसेटिंग प्लेट आपकी हो जाती है। अब क्या होता है इसमें, हम इमेज को यहाँ से देखते हैं, इमेज को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये रे जब यहाँ आकर के इसमें आईपीस में यहाँ थी, तो इसको टेलीस्कोप में इस आईपीस में इस M2 की यहाँ पर नहीं दिखता है M2 उसको, M2 तो उसको जिस डायरेक्शन से इमेज आती है इसकी ऐसे आ रही है, तो M2 उसको कहाँ दिखाई देता है, इस ऊपर की डायरेक्शन, मतलब M2 की इमेज यहाँ पर M2 डैश यहाँ पर बनती है, और ये M2 डैश इस M1 के पैरेलल भी हो सकती है, ये इसके रेस्पेक्ट में कुछ एंगल से झुकी हुई भी हो सकती है, या ये इसके ऊपर भी हो सकती है। तीनों कंडीशंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये M2 जो आपका मिरर होता है वो यहाँ पर इस जो आपका ऑब्जर्वर होता है उसको दिखाई देता है, और M1 और M2 डैश एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पैरेलल हो जाते हैं। इस तरह से ये कंडीशन अपनी बन जाती है, और यहाँ पर जो है इस तरह से अपने पास में ये इसका कर्व आता है। ठीक है, ये इसका अपने कंपेंसेटिंग प्लेट को देखा। अब हम इसके लिए कुछ कंडीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कंडीशंस ड्रॉ करने के पहले यहाँ हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन जो है ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं कि इन दोनों रेस के बीच ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, फ्रिंजों का शेप क्या होगा। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस वर्किंग देखने के बाद में अपन फ्रिंजेस की यहाँ पर शेप निकालेंगे। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस की अपन यहाँ बात करेंगे। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी इसकी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होता है, इसको अपन यहाँ लेते हैं। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस यहाँ क्या होता है कि मैं यहाँ पर ये मिरर ले रहा हूँ कि आपका ये जो है M2 मिरर है यहाँ पर आपका ये, ठीक है ना, ये M1 मिरर है, और ये इसकी इमेज जो है थोड़ा नीचे बना लेता हूँ उसको मैं, ये M1 मिरर है ऐसा, है ना, और यहाँ M2 अपने पास जो मिरर है M2 डैश की इमेज मुझे यहाँ कुछ इस तरह से मिलती है। यहाँ पर रे बेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके जाती है, हमें ये सोर्स जो होता है वो यहाँ के बजाय यहाँ दिखाई देता है, और थीटा एंगल झुका होता है। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसको जो है इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ मान लेता हूँ, इस रे को मान लेता हूँ। ये जो रे है ना आपकी, ये रे आपकी यहाँ से एस सोर्स आपका यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसका सोर्स में मान लेता हूँ। अब इस सोर्स से क्या होता है, यहाँ पर जो है रे चलती है, और ये रे जो होती है यहाँ ये नॉर्मल में ड्रॉ कर देता है, और ये रे चलती है यहाँ से इस नॉर्मल की और कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, और एक रे चलती है यहाँ जो है ऊपर की तरफ, ये वही रिफ्लेक्टेड फर्स्ट रे सेकेंड रे वही रे है ना। ये आपकी रे वापस से नीचे की तरफ आ जाती है, ये फर्स्ट रे है जो हमने पढ़ी थी, ये वाली फर्स्ट रे, ये वाली मान रहा हूँ, सेकंड रे में ये वाली बोल रहा हूँ, तो ये आपकी सेकंड रे यहाँ पर होगी, और ये रे कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगी इसके ऊपर, और यहाँ आके इसके सुपर इम्पोज होगी। तो ये रे कुछ चलती है इस तरह से, यहाँ पर आती है, यहाँ आती है, ये एंगल अपन बोल देते हैं थीटा, और दोनों जो मिरर के बीच की डिस्टेंस है वो मिरर के बीच के डिस्टेंस में बोल देता हूँ यहाँ से ये D है, इन दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब एक तो मिरर M1 और इसका जो M2 का इमेज बना था M2 डैश वो D डिस्टेंस से बनता है, हम ऐसा कहते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको अलग अलग एंगल से घुमा करके।
अब इन दोनों रेस को मैं बैकवर्ड बढ़ाता हूँ, तो इन दोनों रेस को बैकवर्ड बढ़ाने पर, जैसे ये रे है, इस रे को मैं बैकवर्ड बढ़ाता हूँ, ये रे यहाँ आके मिलती है और दूसरी रे जो होती है वो रे यहाँ से चलती है और ये यहाँ पर आकर के इसके साथ में क्या होती है, मीट होती है ऐसे। और उस समय ये हम मैथमेटिकली इजीली प्रूव कर सकते हैं कि मिरर के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो ये दोनों जो S1 डैश और S2 डैश दो सोर्स बन जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से 2D डिस्टेंस पर होते हैं। यहाँ पर जब ये एंगल थीटा है तो आपका जो है ये थीटा एंगल पर निकली है रे ये वाली, है ना, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना बनेगा आपका, थीटा ही होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल होगा और ये इंसिडेंट एंगल यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है बैक ये, तो ये आपका रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। और जब ये थीटा एंगल हो गया तो ये एंगल भी कितना होगा फिर आपका थीटा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से कंडीशन बन जाएगी अपने पास में, तो ये अपने पास में जो है ये कंडीशन यहाँ हो जाती है। ठीक है, ये सेपरेशन d होता है तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते 2d होता है। अब S1 आपका जो O है, S1 से O तक पहुँचने वाला, और जो सेकंड रे है जो S2 से O तक पहुँच रही है, इन दोनों के बीच में दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम नहीं है। ये S2 डैश O कुछ ज़्यादा पार्ट कवर कर रही है, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक नॉर्मल में इसके ऊपर ड्रा कर देता हूँ। ये नॉर्मल में ड्रा कर दिया, इसको M बोल दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि अब इस M के आगे मतलब S1 डैश O और MO ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और इनके बीच में इतना पार्ट डिफरेंस था, और इसी पार्ट डिफरेंस के कारण से हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल मिलता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट रे, ये सेकंड रे, ये फर्स्ट रे, ये सेकंड रे। फर्स्ट रे S1 डैश से आती हुई दिखती है, सेकंड रे हमें S2 डैश से आती हुई दिखती है, और दोनों रेस का सुपरपोजिशन होता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट डिफरेंस यहाँ पर इनमें बिल्कुल जनरेट हो जाता है। तो उस पार्ट डिफरेंस को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको कह दूँ कि यहाँ से आपका जो ये है, मैं यहाँ बोल देता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ इसको मैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ कॉस थीटा निकालता हूँ मैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये कॉस थीटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका ये जो S1M मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, ये 2D के इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा S1M दैट्स इज इक्वल टू 2D कॉस ऑफ थीटा, ये कंडीशन इसकी बन जाएगी। तो S1M बराबर कितना हो जाएगा, 2D कॉस थीटा हो जाएगा आपका, तो 2D कॉस थीटा हो गया। क्लियर, चलिए S1M ने निकाल दिया। S1M क्या हो गया आपका, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। बट यहां पर ये होता है कि हम रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, तो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस में क्या होगा भाई, ये रे तो आपकी यहां से रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये तो आपका इसकी साइड रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इसमें तो किसी प्रकार से नहीं आता, किसी प्रकार से यहाँ पर क्या है भाई, ये रे यहाँ से आई और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो इसमें तो किसी प्रकार का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि इसके इस और रेयर मीडियम। बट हम इस रे की अगर बात करें तो इस रे यहाँ आती है और यहाँ से ये ट्रांसमिट होती है, यहाँ पर सॉरी यहाँ आती है और यहाँ से होकर इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्ट होने वाली वेव है, और रिफ्लेक्ट होने वाली वेव जब रिफ्लेक्ट होने वाली वेव किसी डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो स्टोक्स के रूल से उसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो टोटल पाथ डिफरेंस होगा S1M तो आपका था ही सही, और माइनस का λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेंसर मीडियम से होने के कारण से। तो यहां से इसको लिख सकता हूं del1 इज इक्वल टू S1M कितनी है आपकी 2D कॉस ऑफ थीटा है, और माइनस का ये है आपका λ/2, ये बन जाता है पार्ट डिफरेंस। टोटल पार्ट डिफरेंस जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मैं कह देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां बात करता हूं आगे, तो मैं इसमें बात करता हूं सबसे पहले फॉर ब्राइट फ्रिंज कंडीशन की बात कर लेता हूं। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या मिलेगा मुझे, नंबर 1 फॉर ब्राइट फ्रिंज, इस ब्राइट फ्रिंज को मैं डिस्कस करता हूं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या कंडीशन होगी, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम जानते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो लैम्बडा का मल्टीपल इंटीजर होता है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए। इस वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूं, यहां से del1 बराबर वो ये del1, तो del की वैल्यू यहां से del1 की वैल्यू यहां लाकर रख देता हूं, तो कितना रहेगा आपका, ये बन जाएगा 2D कॉस ऑफ थीटा माइनस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, ये 2D था आपका पार्ट डिफरेंस ये वाला, इसको यहां लिख देता हूं मिटा करके मैं ये,
और यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो 2d कॉस ऑफ थीटा दैट्स इज इक्वल टू n-1/2, सॉरी n+1/2, ये उठ किधर आएगा और लैम्बडा में कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इस कंडीशन के लिए मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी 2 हो जाती है। तो इस कंडीशन के लिए मुझे क्या मिलेगी, इस कंडीशन के लिए मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज मुझे मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का पॉइंट मुझे मिलेगा। सेकेंड बात करता हूँ तो सेकेंड में कह देता हूँ फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, डार्क फ्रिंज की हम बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है n प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो n-1/2 ले लें और λ/2, है ना। मतलब जो आपका लैम्बडा होता है, इस λ/2 का क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका ये कह सकते हैं कि जो n पार्ट डिफरेंस होता है वो पार्ट डिफरेंस n-1/2 लैम्बडा, सॉरी n-1/2 ये लैम्बडा है सिर्फ आपका, मतलब सॉल्व कर लिख सकते 2n-1 λ/2 या n-1/2 इंटू लैम्बडा, ये पार्ट डिफरेंस होता है। इस वैल्यू को मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में फिर से ले जाकर रख देता हूँ इसको मैं, तो ये बनेगा अपने पास में कितना 2d कॉस ऑफ थीटा माइनस λ/2 दैट्स इज इक्वल टू n-1/2 इंटू लैम्बडा, ये मैंने यहाँ ला के रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो 2d कॉस ऑफ थीटा दैट्स इज इक्वल टू, ये उठ के इधर जाएगा, या सीधी सी बात है ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस λ/2 ये माइनस λ/2, लैम्बडा का मल्टीप्लाई अंदर, तो ये क्या बनेगा आपका n लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 3 मुझे यहाँ मिल जाएगी। और ये बनता है मेरे पास किसके लिए, इस कंडीशन के लिए मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगी, इसका मतलब कम इंटेंसिटी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कम इंटेंसिटी का पॉइंट मतलब डार्क फ्रिंज मुझे यहाँ पर इसके लिए मिलेगी। तो ये कंडीशंस मैंने निकाल दी इसके लिए, ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आती है ये वाली और ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन आती है हमारे पास में, तो दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ से आपको निकाल दी है। अब यहाँ पर जो है रेडियस निकाल लें, जो आपकी फिल्म बनी है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका जो है यहाँ इन दोनों के, ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल होने के कारण से क्या हुआ, इनके बीच में एक जो है इक्वल थिकनेस की एक जो है एयर फिल्म बन जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए मैं यहाँ बोलता हूँ कि जो हमें जो पैटर्न मिलेगा, मतलब एयर में हमें यहाँ पर मिलेगी शेप्स और मुझे यहाँ पर कुछ रिंग सा कुछ पैटर्न मिलेगा, मुझे ऐसा मुझे इसका पैटर्न मिलेगा ऐसे, और इसका सेंटर पॉइंट बहुत डार्क रहेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर इसके बाद में क्या आएगी आपकी डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। तो ऐसे अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है इस तरह से जो है ये अपने को सर्कुलर बहुत सारी रिंग्स मुझे यहाँ पर मिलेगी, ऐसे सर्कुलर रिंग्स मिलेगी मुझे, ठीक है। और यहाँ से ये मैं बोल देता हूँ आपका जो है ये ओ पॉइंट है जहाँ से आपकी रेस चली थी, है ना। तो ये आपका ओ पॉइंट है जो आपके टेलीस्कोप के अंदर है ना। और यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, इस फ्रिंज की जो डिस्टेंस है टेलीस्कोप से फ्रिंज की डिस्टेंस जो है ये मैं बोल देता हूँ कितनी है, कैपिटल D है। और यहाँ से ये आपकी nth फ्रिंज है, मतलब ये nth फ्रिंज है आपकी। तो यहाँ से मैं इसको इससे यहाँ मीट करा देता हूँ ऐसे, है ना। और ये जो आपकी रेडियस होगी, कौन सी रेडियस होगी, इसकी वैल्यू होगी Rn, मतलब nth फ्रिंज की रेडियस कितनी है, Rn है, बिल्कुल सर्कुलर रूप में मिल रही है। तो ये आपका इस तरह से पैटर्न मिल रहा है, तो ये Rn इसकी रेडियस निकाल लूँ मैं। ये एंगल अब मैं यहाँ से कहूँ तो ये एंगल बोल देता हूँ कितना है आपका, थीटा एंगल पे मुझे मिलती है ये। तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो tan थीटा बराबर कितना होगा आपका, तो tan थीटा बराबर होता है ये थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब Rn अपॉन में D, तो D tan थीटा बराबर कितना है आपका Rn, ये मुझे यहाँ मिलता है। तो D tan थीटा बराबर Rn, ये पॉइंट मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ये कहें कि डार्क फ्रिंज के लिए, अगर डार्क फ्रिंज की बात करते हैं अपन, फॉर डार्क फ्रिंज, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 फॉर डार्क फ्रिंज, रेडियस निकाल रहा हूँ मैं, है ना। जो आपका जो सर्कुलर फ्रिंजें आ रही है ना, अगर पैटर्न सर्कुलर कैसे आएगा, सर्कुलर भी देखेंगे इस चीज को अपन। तो फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए क्या आएगा आपका, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की कंडीशन मैंने ऊपर निकाल रखी है। ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, ये ब्राइट फ्रिंज की, और डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या थी आपकी, 2d cos थीटा। तो 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये कंडीशन थी मेरे पास डार्क फ्रिंज के लिए। और यहां से वैल्यू निकाल लूं मैं cos थीटा, है ना। तो cos थीटा बराबर कितना होगा, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा आपका कितना है, n लैम्बडा ओवर कितना हो जाएगा आपका ये 2d, ये कंडीशन हो जाएगी इसकी। तो cos थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने इसमें,
ठीक है, तो ये हमारे पास में मिल जाता है। इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर मैं इसमें रखता हूँ, डी टेन थीटा बराबर आर एन में रखना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ से इसकी रेडियस कैसे निकालूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। तो आर एन इज इक्वल टू निकालना चाहता हूँ मैं, तो आर एन इज इक्वल टू, देखो अभी डी तो आपका है ही, बिल्कुल है। इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस जगह पर, ये मैं इसको लिख दूँ टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ऐसे। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और डिनोमिनेटर में कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 कट जाएगा। तो यहाँ लिख दूँ मैं इसको डी, और अंडर रूट में लिख दूँ इसको मैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो टेन स्क्वायर थीटा की जगह, टेन थीटा की जगह रख दिया मैंने, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूँ, तो आर एन इज इक्वल टू डी, और क्या आएगा यहाँ से ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में ये पूरा है, इस पूरे का वर्ग करूँगा तो ये बन जाएगा 4d स्क्वायर, बटे का बटे ऊपर पहुँच जाएगा, और अपॉन में एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1। ये अपने पास में जो है nth डार्क फ्रिंज की रेडियस आती है। इसी प्रकार अपन ब्राइट फ्रिंज की रेडियस भी निकाल सकते हैं, है ना। ब्राइट फ्रिंज की रेडियस क्या होगी, वो ये वैल्यू मैं इसमें ले लूंगा, ये वाली, इसको इसमें भी सेम यही वर्क करूंगा। तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा आपका n प्लस 1/2 समथिंग ये मान बनेगा, और ये 2 बन जाएगा, और ये पूरा सॉल्व होकर अपन कह सकते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ से डार्क फ्रिंज की रेडियस निकाल दी, और ब्राइट फ्रिंज की रेडियस भी मैं निकाल सकता हूँ। इस तरह से इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आगे हम इसको देखें तो हमारे पास में जो है, यहाँ से इसको मैं साफ कर देता हूँ, और अब जो है हम फ्रिंजेस की बात करते हैं। तो फ्रिंजेस कैसी क्या मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो फ्रिंज को अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से हम फ्रिंजेस की कंडीशंस देख लेते हैं कि फ्रिंज की कंडीशन कैसी होगी, किस तरह की फ्रिंजेस हमें मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली जो फ्रिंज मुझे मिलती है, यहाँ पर शेप ऑफ फ्रिंजेस, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने सर्कुलर फ्रिंज की कंडीशन निकाल ले। तो फॉर सर्कुलर, सर्कुलर फ्रिंज की कंडीशन ही थी ये, फॉर सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंज। तो सर्कुलर फ्रिंज के लिए क्या होता है, सर्कुलर फ्रिंज के लिए कि जो दोनों मिरर होते हैं, ये दोनों मिरर एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, एक मिरर का आपका M1 मिरर तो ये था ही सही है, और जो M2 डैश मिलता है वो M2 डैश ये क्या होता है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, और इनके बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस भी होती है, जिसको अपन ने यहाँ सिंप्लीफाई करके इसकी डेरिवेशन में निकाला पाई। ये आपकी सर्कुलर फ्रिंज के लिए ही कंडीशंस थी। तो ये डी डिस्टेंस के लिए मुझे यहाँ पर डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है। और ये जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मुझे मिलती है, ये दोनों फ्रिंजेस मुझे कैसी मिलती है, ये फ्रिंजेस मुझे सर्कुलर रूप में ऐसे मुझे ये फ्रिंजेस यहाँ पर मिलती है। अगर दोनों एक मिरर और सेकंड M2 की जो इमेज है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर फ्रिंजेस यहाँ मिल जाती है। इस तरह सर्कुलर फ्रिंजेस यहाँ पर होती है बहुत सारी। इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, पूरी तरह से डार्क होता है, और उसके बाद मुझे सर्कुलर रूप से क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। मतलब न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग्स जो होती है उसकी तरह ही मुझे यहाँ पर रिंग्स फाइंड आउट होती है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है, तो इसके बीच में क्या बनेगी, इसके बीच में एयर की एक टी मोटाई की लेयर बन जाएगी। और एयर की टी मोटाई की लेयर में क्या होगा, टी मोटाई की लेयर में यहाँ पर ये होगा, हमने लास्ट सेक्शन डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर इस टी मोटाई की लेयर के कारण से यहाँ पर हमें जो है सर्कुलर फ्रिंजेस दिखना चालू हो जाएंगी। न्यूटन रिंग्स की तरह मुझे सर्कुलर फ्रिंजेस यहाँ पर बिल्कुल फाइंड आउट होंगे। तो ये इस तरह का पैटर्न मुझे यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। मतलब ये है कि भाई M1 M2 एक दूसरे के पूरी तरह से परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे ये। तो इस कंडीशन के लिए कि M1 जो आपका मिरर है पूरी तरह से ये परपेंडिकुलर है M2 मिरर के, ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो आपका जो M1 रहेगा और जो ये M2 डैश रहेगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पूरी तरह पैरेलल रहेंगे। बीच में कोई ना कोई यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच में अगर होती है, d इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब d 0 नहीं है, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस है इनके बीच में। तो इस कारण से हमें यहाँ पर सर्कुलर फ्रिंजेस मुझे यहाँ पर मिलेंगी, और एक के बाद एक मुझे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस सर्कुलर एज अ न्यूटन रिंग्स की तरह मुझे फ्रिंज मिलना चालू हो जाएगी। इसी के सेकंड केस में अगर मैं देखूं कि यहाँ पर M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और M1 डैश और M2 डैश एक दूसरे के पैरेलल है, बट यहां पर d इज इक्वल टू क्या है, आपका 0 है। मतलब कि आपका M1 मिरर है और इसका इमेज भी कहां बन रहा है, इसका जस्ट इसके
ऊपर ही बन रहा है M2 डैश, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि बीच में कोई भी गैप यहाँ पर नहीं आएगी और इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे पूरी तरह से डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर दिखेंगी। ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी और उस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डार्क फ्रिंज मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सेकंड पैटर्न इसका कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये आती है आपकी जो है सेंट्रल फ्रिंज के लिए, सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए ये कंडीशन। दूसरी फ्रिंजेस हमें मिलती है और वो फ्रिंजेस मुझे मिलती है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, स्थानीय फ्रिंजें, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस सेकंड कंडीशन के लिए। तो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस कैसे मिलती है, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, स्थानीय फ्रिंजें बोलते हैं इनको। तो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस भी मुझे यहां मिलती है। तो इन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के लिए अपन क्या कहें, तो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के लिए, इसके लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस आती है। अगर आपका M1 और M2 एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, सॉरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा बहुत इनमें टर्न है या थोड़ा बहुत इनमें झुकाव है, तो इसमें क्या होता है कि आपका M1 सपोज करो ऐसा हो जाता है, ऐसा M1 आपको मिलता है। ये M1 तो बिल्कुल ऐसा रहेगा, ये ऐसा ही, बट जो M2 डैश है ना, वो M2 डैश क्या हो जाता है, इसके साथ में जो है किसी एंगल पर क्या होता है, ये झुक जाता है और बीच में एक यहाँ पर बढ़ती हुई मोटाई की एक वेज शेप एयर फिल्म यहाँ पर बन जाती है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है वो कुछ इस तरह से पैटर्न मुझे इस फ्रिंजेस का मिलता है, ऐसा पैटर्न मुझे मिलता है, ऐसा। और इसका जो है झुकाव जो होता है ये इस एज की तरफ इसका झुकाव होता है, मतलब इसका जो कर्व निकला हुआ होता है वो जिस जगह दोनों मिरर आपके मिल रहे हैं, ये इमेज और ये मिरर जिस पॉइंट पर, तो उस तरफ इसका एज झुका हुआ होता है। अगेन अगर ये ऐसे ना झुकने की बजाय ये इस तरह से हो जाए कि आपका ये M1 इधर और ये M2 डैश आपके लिए कुछ इस तरह से झुकी हुई है, तो पैटर्न तो मुझे सेम मिलेगा, बट इसका जो एज रहेगा ना आपकी बार, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपकी मिल रही है, M2 डैश और M1 दोनों इस जगह पे आके मिल रहे हैं, ये इसका एज है मिलने का, तो इसका जो आपकी फ्रिंजेस मिलेंगी फिर से डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और ये एज की तरफ क्या होंगी, थोड़ा सा इनका झुकाव रहेगा, तो ये एज की तरफ इनका झुकाव हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन मुझे यहाँ पर मिल जाती है। थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जब आपका जो ये M1 है ना और ये आपका M2 है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, M1 और M2 डैश, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसे। तो ये जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में मुझे फ्रिंजेस मिलेंगी और वो फ्रिंजेस कैसी होंगी, इस तरह से लीनियर फ्रिंजेस होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। ये यहाँ पर फ्रिंजेस मुझे इस तरह से मिलने वाली है। तो इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल फ्रिंजेस मुझे मिल जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ जो हमने ये चीज़ कही है, और अभी भी मैंने यहाँ निकाला था, रेडियस के लिए निकाली थी बात मैंने, और रेडियस के लिए भी हमने यहाँ कुछ चीज़ें कही थी कि अगर आपका यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि भाई हम बात करते हैं जो है यहाँ थीटा बराबर 0 के लिए, तो थीटा बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका जो है यहाँ से ये जो थीटा बराबर 0 के लिए ये n बराबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और n के 0 होते ही यहाँ पर हमें जो Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी मिल जाएगी मुझे, मतलब जो n कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत पर मुझे यहाँ पर जो है फ्रिंजेस मिलेंगी। तो इस तरह से अपन यहाँ पर काफ़ी कुछ कह सकते हैं। मेन चीज़ आपकी यही थी, इसको जो है एग्जाम में पूछते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये पूछा जाता है, ये हमें लिखना होता है। मोस्टली सर्कुलर फ्रिंजेस की कंडीशंस पूछी जाती है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की कंडीशन हम इस तरह से निकालते हैं, और डेरिवेशन मैंने किया था उस डेरिवेशन को जो यहाँ कर रखा था वो पूरा करते हैं, और फिर सर्कुलर फ्रिंजेस की कंडीशन हम यहाँ बता देते हैं। अगर आगे वो बोलता है कि भाई इसकी कंडीशंस बताओ, डिफरेंट लोकलाइज्ड फिल्म की कंडीशन पूछता है, तो आपको वो भी करना होता है। इस तरह से हम इसको करते हैं और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और एग्जाम में बड़े नंबरों में ही ये पूछा जाता है। तो इस तरह से जो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक चीज और अगर कहें कि भाई अगर आप ये एस सोर्स है ना, इसको आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, अगर आप इसको व्हाइट लाइट से सब्सटीट्यूट कर दो, सनलाइट से या व्हाइट लाइट सब्सटीट्यूट कर दो, तो होगा क्या होने पर, अगर ये कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास में जो सेंट्रल फ्रिंज होगी ये तो हमेशा अगेन डार्क बनेगी, है ना। ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस फिर से मुझे मिलेंगी, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये है कि जो आपकी जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ना, ये ब्राइट फ्रिंज कलर्ड फुल रहेगी, और आगे की तरफ इनका कलर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे इन फ्रिंजों की यहाँ पर विड्थ है, मतलब ये कलर्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे, वापस जाएगा, तो वापस से हमें वापस से व्हाइट लाइट पूरी तरह से यहाँ मिल जाएगा।
बट अंदर की तरफ मुझे यहाँ कुछ कलर्स वाली फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेशन था। अगले वीडियो में हम इसमें बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो हम कुछ 3-4 इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे।